हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो आज ही क्लास में हम लोग आधुनिक भारत इतिहास को एमसीक्यू के रूप में डिटेल वे में समझेंगे लोग। ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू लगाएंगे लोग। लगभग जो है 4000 एमसीक्यू है, जिसको पार्ट बाय पार्ट सीरीज़ में इसको कर लिया जाएगा कंप्लीट, है ना। 1-2 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। 2-3 क्लास एक दिन में आएंगे ताकि जो है पूरी क्लास को कंप्लीट कर लिया जाए। और उम्मीद है कि हम लोग जितना ही थ्योरी क्लास किए हैं लोग, 8.5 घंटे क्लास जो मैंने आप लोग को थ्योरी क्लास कराया, जिसमें एनसीईआरटी, एससीईआरटी 8 क्लास का भी और 10th क्लास का भी, दोनों को ही ऐड करके मैंने टोटल 25 चैप्टर आप लोग को बहुत डिटेल वे में समझाने की कोशिश किया हूं। अगर आप सभी नहीं देखेंगे तो जाइएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा, 8.5 घंटे का होगा, वहां से पूरी थ्योरी क्लास कर सकते हैं। उसके बाद ये एमसीक्यू लगाइए। उम्मीद है कि उसके बाद एमसीक्यू लगाएंगे तो हमें उम्मीद है कि सारी की सारी क्वेश्चन आपको समझ आएगी। तो शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। देखेंगे यहाँ पर पहला नंबर जो क्वेश्चन लिखा है, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया, यानी कालीकट बंदरगाह पहुँचता है वास्को डी गामा। याद रखिएगा 20 मई 1498 को जो पुर्तगाल यात्री वास्को डी गामा था वो भारत में प्रवेश करता आता है। और भारत में जो राजा थे, राजा जमुरीन, यानी केरल के जो कालीकट के जो राजा थे वो जमुरीन, उनका काफ़ी स्वागत करते हैं। तो 20 मई 1498 को ये पहुंचता है। उसके बाद अगला जो शासक आता है 1505 में दी अल्मोड़ा आता है, जो कि पुर्तगाल का पहला वायसराय था, यानी कि भारत में बनने वाला पुर्तगाली पहला वायसराय दी अल्मोड़ा था। और इसने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाया। कौन सी पॉलिसी? याद रखिएगा, ब्लू वाटर पॉलिसी इसी के द्वारा शुरू किया गया था। अगला 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू किया था? तो अभी जस्ट बताया, दी अल्मोड़ा ने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाली कौन थी? तो मध्यकाल के समय में भारत से सबसे पहले जो व्यापारिक संबंध स्थापित किया था वो था पुर्तगाली। अगला देखेंगे, वास्को डी गामा जो है भारत कब आता है? तो भारत आता है 20 मई 1498 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? तो अभी जस्ट मैंने बताया कि प्रथम वायसराय जो भारत में आया दी अल्मोड़ा था। 1505 में ये भारत में आता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया? तो मैंने बताया कि कालीकट के जो केरल के राजा थे जमुरीन, इन्होंने ही स्वागत कर दिया था इन लोगों का। अगला इसमें मिलान करना है कि वास्को डी गामा किससे मैच होगा। तो याद रखिएगा, वास्को डी गामा का अगर मैच किया जाए तो ये थे कहाँ के? पुर्तगाल के। कहाँ चले गए? पुर्तगाल के। कोलंबस जो था वो स्पेन का नाविक था। याद रखिएगा 1492 ईस्वी में इसने भारत की रास्ते की खोज करने के चक्कर में ये अमेरिका महाद्वीप का ही खोज कर देता है। याद रखिएगा, अमेरिका को खोज किया था 1492 में कोलंबस द्वारा, जो कि स्पेन के नाविक था। अमेरिका की एक्चुअली में खोज हुई थी, क्योंकि उससे पहले उनको ये जानकारी नहीं थी इस महादेश की, इस महाद्वीप की। इसीलिए आप पढ़े होंगे 9th क्लास में, मैंने थ्योरी क्लास में पढ़ाया था कि कोलंबस ने इसे नई दुनिया कहा था। चूँकि भारत की खोज नहीं हुई थी, क्योंकि भारत की रास्ते की खोज कर रहे थे, भारत आने के लिए वो खोज कर रहे थे कैसे पहुँचा जाए। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट में, दोनों ही शब्द में ध्यान रखिएगा। तो स्पेन का नाविक था कौन? कोलंबस था। कैप्टन कुक जो थे वो ब्रिटेन का थे, कैप्टन कुक, याद रखिएगा। और ये न्यूजीलैंड और न्यू फॉलैंड जैसे द्वीपों की ये खोज किए थे। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खोज जो है ये कैप्टन कुक द्वारा किया गया था, है ना। और ये न्यू फॉलैंड द्वीप का खोज तो सर जॉन सेबेस्टियन द्वारा किया गया था, सर जॉन सेबेस्टियन और कैबेट द्वारा, जो कि 9th क्लास में आप लोगों को विश्व इतिहास में बहुत डिटेल में मैं समझाया हूँ। कैप्टन कुक जो है वो ग्रेट ब्रिटेन के थे और तस्मान जो है ये हॉलैंड का था। तो आपका ए का जो है बी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए का 2 होना चाहिए। तो ए का 2 यानी ए का बी देखेंगे यहाँ पर, ए का 2 किस में है? तो इसी में है, पहला ई ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, क्वेश्चन लिखा हुआ, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री यानी पुर्तगाल देश का नहीं है, यानी ऐसा कौन सा यात्री था जो पुर्तगाली नहीं था? तो जो पीटर मुंडी था ना, ये ब्रिटिश यात्री था, एक तरह से व्यापारी था, यात्री था, या इसको लेखक कहिए, है ना, ये ब्रिटिश यात्री था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा, वास्तविक संस्थापक जो है वो है अल्बुकर्क, है ना। वास्तविक संस्थापक क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि अल्बुकर्क जब भारत में आया तो उसने आदिल शाह, जो कि बीजापुर के शासक थे, 1510 ईस्वी में इस आदिल शाह को इन्होंने हराया और इसने हरा के भारत में पहली बार पुर्तगाली सत्ता का स्थापना किया। तो इसीलिए इसको असली वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आएंगे, लिखा हुआ है कि भारत में यूरोपीय शक्तियों में प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यदि ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा नहीं है। पहला लिखा है ऑप्शन कि पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया, नहीं, बिल्कुल गलत। अभी जस्ट तो ऊपर देखेंगे 1510 में कब्जा किया था, तो यही ऑप्शन नंबर ए ही सीधे सीधे दिख रहा है, गलत है। अगला, पुर्तगालियों ने भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला दुर्ग बनाया, अपनी किला कहाँ बनाया था? तो याद रखिए, कोचीन में पहला जो है अपना किला बनवाया, यानी दुर्ग बनाया था। नेक्स्ट है,
किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम समुद्रीय व्यापारिक केंद्र स्थापित किया? देखिए, समुद्र में पावर जो है ना, अपनी शक्ति स्थापित किया था पुर्तगाली ही। शुरुआत समय ही समुद्र पर जो है ना, समुद्र को एक तरह से अपना लूटने का एक अड्डा बना दिया था। समुद्र को उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी लाई थी, समुद्र में उन्होंने अपना पावर बना लिया था। ठीक है, क्योंकि आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे कि भारतीय सैनिक या भारतीय लोग जो है ना, समुद्र की रास्ते कहीं भी जाना सही नहीं समझते थे। एक तरह से जो है समझिए कि अपशगुन माना जाता था, तो समुद्र को उतना कोई ध्यान नहीं देता था। तो समुद्र पर जो है ना वो कब्जा करने लगा कौन? पुर्तगाली सब उस पर कब्जा करने लगे। आगे आ जाइए। अगला लिखा है कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी। तो बंगाल में हुगली में जो फैक्ट्री स्थापित की गई थी, ये पुर्तगाली द्वारा ही स्थापित की गई थी। उस समय थे नीनो डी कुन्हा, ये जो गवर्नर था, पुर्तगाली गवर्नर, इसने ही हुगली में जो फैक्ट्री स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन, पांडिचेरी वर्तमान जो पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करना है। पहला जो कथन लिखा है, क्या कथन लिखा है? लिखा है कि पांडिचेरी पर कब्जा जो है करने वाला यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, तो इन्होंने ही कब्जा किया था। ये तो बिल्कुल सही है। दूसरी शक्ति फ्रांसीसी थी, मतलब कब्जा करने वाला नहीं, दूसरा फ्रांसीसी कब्जा नहीं किया था। दूसरी कब्जा करने वाला जो था वो था इंग्लैंड वाला, यानी ब्रिटेन वाला कब्जा करने वाला था। तीसरा है कि अंग्रेज ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया था, बिल्कुल गलत। दूसरा कब्जा करने वाला अंग्रेज ही था, तो पहला ही बिल्कुल सही है। तो केवल ऑप्शन नंबर 1 जो है सही है। अंग्रेज जो है ना, इसको 1799 में कब्जा किया था। फिर 1814 में पेरिस की संधि के तहत भी दोबारा ही उसको मतलब पांडिचेरी पर कब्जा अंग्रेजों को हो गया। अगला देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया? तो ऊपर ही मैंने समझाया कि समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बना दिया था पुर्तगालियों ने। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो उसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा कर पूछा है, पुर्तगालियों ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते लो, आगे आते लो। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन कोलकाता का संस्थापक था? तो आप लोगों को मैंने 8th क्लास का जब इतिहास पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था कि जॉब चरनॉक नाम का है ना जो व्यक्ति था, उसने ये कालीकती, सूतानाता, गोविंदपुर 3 जगहों को खरीदा 1200 रुपये में। 1696 के शायद आसपास में खरीदा था, शायद इसमें देना चाहिए 1696 में, है ना। यहाँ देखिए लिखा हुआ 1690 लिखा हुआ, जो कि दिया हुआ था आप लोग के इतिहास में 8th क्लास में मैंने पढ़ाया था। पूरे बजाबते जो है पूरे लिखा हुआ था, है ना। ये प्लासी के युद्ध के जस्ट बाद में घटना दी गई थी, आप लोग पढ़िएगा, उसमें डिटेल में मैंने उसको समझाया थ्योरी क्लास में। तो जॉब चरनॉक जो था इसने ही खरीदा था। यहाँ पर दिया हुआ कालीकती, सूतानाता और गोविंदपुर 3 जगह देना चाहिए, शायद इसके नहीं समझाया कथन में। यहाँ पर लिखा है सूतानाती अथवा सूतीनती जो है कलकत्ता का, पूरे डिटेल में बनी दिया है। हालांकि बस इतना याद रखिएगा, कलकत्ता के जो स्थापना हो रही है 24 अगस्त 1690, तो डेट दिया गया, इसी डेट को याद कीजिएगा, 24 अगस्त 1690 ही दिया होगा। ठीक है, और किसने किया था? तो जॉब चरनॉक ने किया था। 3 जगह था, कालीकती, सूतानाता और गोविंदपुर, ये 3 जगहों को मिलाकर एक नया शहर कोलकाता का स्थापना किया था। कलकत्ता का स्थापना कलकत्ता किसने बसाया था? तो वही जॉब चरनॉक था। किसने किया? जॉब चरनॉक कहाँ गया? यहाँ पर है, जॉब चरनॉक ने बसाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना किया गया था? तो प्रथम नगर निगम की स्थापना जो है मद्रास में किया गया था। याद रखिए, कहाँ पे? मद्रास में किया गया था। पहला नगर निगम जो है 1688 ईस्वी में जो है आधुनिक भारत का पहला नगर निगम 1688 मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में किया गया था, प्रेसिडेंसी शहर में। अगला क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किस लोगों ने आरंभ की थी? किस लोगों ने आरंभ की थी? तो यानी डच वाले ने आरंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो ये पूछ रहा है कि कौन सा एक सही है, तो इसमें सही ढूंढते हैं कौन सही है, बाकी सारी चीज़ गलत दिख रहा है इसमें। आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच का उपनिवेश था। नहीं, बिल्कुल ये डच का उपनिवेश नहीं था, पहला जो है ये गलत है। दूसरा ऑप्शन जो लिखा हुआ है कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया था, ये सही है। उसके बाद से तो इसमें सही ढूंढ रहा था, दूसरा ही सही मिल गया हम लोग को। इसका पूरे कथन पढ़ते लो डिटेल में। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोची में फोर्ट विलियम्स का जो है यानी फोर्ट विलियम किला का निर्माण किया था। 22 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ कि इसमें क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि डच लोगों ने क्या किया? तो पूर्वी तटीय क्षेत्र में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्री या गोदाम स्थापित किया। तो कहाँ पे स्थापित किया? तो याद रखिएगा, ये
गजपति द्वारा नहीं दिया गया था, गजपति शासकों द्वारा, ये गलत ऑप्शन है। दूसरा लिखा है कि अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने बीजापुर सुल्तान से गोवा को छीन लिया था, ये 1510 ईस्वी में ऊपर ही देखें कि लड़ाई हुआ था। अगला है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य की एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन पर एक प्लॉट की फैक्ट्री स्थापित की थी, ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 यानी कि आपका हो जाएगा 2 और 3 सही होना चाहिए, तो बी नंबर क्वेश्चन ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का क्या राज था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सफलता का राज था वो भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, ये भी सही है। उपयुक्त में से 3 हो जाएगा, क्योंकि जब ऑप्शन नंबर डी लिखा है कि उपयुक्त में सभी, तो बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश कंपनी में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त था? तो पहला अधिकार जो मिला था किस कंपनी को? तो याद रखिएगा लीवेंट कंपनी को पहला अधिकार प्राप्त हुआ था। लीवेंट जो कंपनी थी 1593 ईस्वी में जो स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने की अधिकार प्राप्त किया था। उसके बाद से 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जा रही है। अगला आ जाइए, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का जो निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? देखिए, जब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही है उस समय जो है अकबर का शासनकाल था। 1605 में अकबर मरता है, उसके बाद से जहांगीर के शासनकाल आती है ना। यहाँ पर देखेंगे तो अकबर का जो शासनकाल है 1605 तक रहा। 1605 में जो है अकबर मर जाता है, उसके बाद जहांगीर का शासनकाल आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित की? तो देखिए, अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जब आई ना, जब यहाँ पहुँची और अपना फैक्ट्री बनाना शुरू की, तो यहाँ पर अकबर का शासनकाल खत्म हो चुका था, उस समय जहांगीर का शासनकाल शुरू हो गया था। अगला जी, यहाँ पर देखेंगे तो 1611 में पहली मसूलीपट्टनम में और 1613 में सूरत में फैक्ट्री बैठाई थी। एक्चुअली में 1608 में ही सूरत में फैक्ट्री बैठाना शुरू किया था, लेकिन जहांगीर किसी कारणवश गुस्सा गया तो उसने सूरत में फैक्ट्री बनवाने पर रोक लगा दिया। तब अंग्रेजों ने यहाँ से मसूलीपट्टनम गए, मसूलीपट्टनम में जाकर 1611 में वहाँ फैक्ट्री बना दिया। पुनः वापस जो है इनको फिर परमिशन जब मिल गया तो वापस आके फिर दोबारा सूरत में 1600 जो 8 वाली काम को रोके हुए थे उसको पुनः जो है 1613 में कंप्लीट करते हैं। तो पूर्ण रूप से जो पहली फैक्ट्री बनी थी वो बनी थी मसूलीपट्टनम में, लेकिन शुरुआत किए थे सूरत से, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ था। क्वेश्चन लिखा है कि 1613 ईस्वी में पहली जो फैक्ट्री लगाई गई थी वो अंग्रेजों द्वारा, वो 1613 में जो लगाई गई थी वो कहाँ लगाई गई थी? तो सूरत में 1613 में, और 1611 में मसूलीपट्टनम में। निम्नलिखित में से अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सवाली यानी कि सोली के स्थान पर हराया था, तो किस अंग्रेज अधिकारी ने याद रखिएगा थॉमस से बेस्ट ने इनको हराया था। अगला क्वेश्चन यहाँ लिखा है कि 17वीं शताब्दी सिर्फ लिखा है 17वीं, यहाँ कुछ मिसिंग है। ईस्ट इंडिया कंपनी की कारखाना स्थित था, तो 17वीं शताब्दी यानी 17वीं कुछ लिखना चाहिए। 17वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कारखाना स्थित था, तो कहाँ स्थित था? तो कह रहे हैं कि कहाँ स्थित था, तो याद रखिएगा भरूच में स्थित था। कहाँ का, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं डिटेल में जो दिया गया इसकी। यहाँ 17वीं, देखिए कुछ मिसिंग था ना, ये 17वीं शताब्दी से पहले चतुर्दाश 1625 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा में अपने कारखाने को स्थापित किए थे। तो यही चीज़ यहाँ मिसिंग था, 17वीं शताब्दी, वही चीज़ मैं बोल रहा था कि ये हो रहना चाहिए। तो सूरत में, भरूच में, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा में, तो यहाँ पर सूरत जो है नहीं दिया है, उसके बाद भरूच दिया है, लेकिन ये सब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 वही एक ऑप्शन नंबर एक कहाँ गया, 1 जो है बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो प्रथम फैक्ट्री थी वो सूरत में 1611 में स्थापित की गई थी। अब प्रथम फैक्ट्री 1608 में एक्चुअली में है ना, लेकिन सक्सेसफुल हुआ 1613 में। अगला, निम्नलिखित में से यूरोपीय कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? तो सबसे पहले अंग्रेज ही सूरत में आके फैक्ट्री स्थापित किए थे, बाकी सब दो है दक्षिण भारत के साइड में अपना कारखाना वगैरह रखते थे, फैक्ट्री वगैरह। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना यानी कि स्थापित करने की अनुमति मिली थी? तो उनको 1613 ईस्वी में दोबारा जो है उनको सूरत में स्थापित करने की जो है ऑर्डर परमिशन मिला था। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी है ना, वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो इनका वेस्टर्न प्रेसिडेंसी जो थी वो थी सूरत में,
है ना, कहाँ पर थी, यानी पश्चिमी साइड में कराए प्रेसिडेंसी जो है सूरत में थी। अगला, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किनसे लिया था? तो बम्बई इनको दहेज में मिला था, है ना। बम्बई किनसे मिला था? तो बम्बई पुर्तगालियों से दहेज में मिला था। मैंने शुरू में ही बताया था कि बम्बई जो है इन्हें क्या मिला था, दहेज में मिला हुआ था। एक्चुअली में देखेंगे तो चार्ल्स जो पुर्तगाल का राजकुमार थे, चार्ल्स, ठीक है ना, उन्होंने जो कैथरीन से शादी की। कैथरीन पुर्तगाल की जो राजकुमारी थी कैथरीन थी, और जो चार्ल्स द्वितीय जो थे वो इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का जो विवाह होता है वो पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होता है। तो इस तरह जो चार्ल्स द्वितीय थे उनको जो है ये दहेज में मिल जाता है, क्या, मुंबई मिल जाता है। और इन्होंने मुंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया 10 पाउंड वार्षिक रुपये पर कि भैया तुम ये लो और अपना बिजनेस करो, जो भी करना है करो, हमको 10 पाउंड साल भर में दे देना, है ना। मतलब भारत का ज़मीन ये अपने बपौती चला रहे थे। अगला, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज यानी उत्तर प्रदेश का जो इलाहाबाद प्रयागराज है के किले पर अंग्रेजों ने अधिकार स्थापित कर लिया था? तो 1797 में इन्होंने अधिकार स्थापित कर लिया। नवाब सादत अली जो थे उस समय शासक थे वहाँ के, अवध के नवाब, इन्होंने अंग्रेज़ों को ये सौंप दिया था। हार गए थे एक्चुअली में। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अंग्रेज़ गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो जो अंग्रेज़ गवर्नर था, याद रखिएगा, सर जॉन चाइल्ड, नाम है चाइल्ड और बच्चा वाला हरकत ही किया था। इसने जो हज यात्री थे ना उनको टॉर्चर कर रहा था, उनको परेशान कर रहा था। 1688 ईस्वी में जो बम्बई और पश्चिमी तट पर मुग़ल बादशाहों द्वारा इसे घेर डाला गया, इसलिए कि मक्का जाने वाले ये हज यात्रियों को बंदी बनाने का ये प्रयास कर रहा था, ठीक है। तो इसीलिए इसको औरंगजेब ने भारत से ही निकाल के फेंक दिया कि भारत से यहाँ से वापस तुम चले जाओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो तत्कालीन कारण था वो था अंग्रेज़ द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करना। अंग्रेज़ द्वारा जो फ्रांसीसी जहाज़ पर उन्होंने मतलब कब्जा कर लिया, जिसके कारण ही प्रथम जो है कर्नाटक युद्ध देखने के लिए मिला। कर्नाटक युद्ध जो है किन के मध्य लड़ा गया था? तो अंग्रेज़ और फ्रांसीसी के बीच में लड़ा गया था। यहाँ लिखा है कि सम्मिलित करना है कि कौन सा किससे मैच करेगा, तो याद रखिएगा कौन सा किससे मैच करेगा। तो पहला लिखा है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है वो किससे मैच होगा? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो अनिर्णायक युद्ध था, कोई फैसला नहीं है एक्चुअली में, उसका कोई फैसला नहीं है, और नहीं अनिर्णायक नहीं था एक्चुअली में, वो तो लास्ट तीसरा होगा, है ना। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो था वो एला सापेल संधि द्वारा इसको अंत किया गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है एला सापेल की संधि द्वारा अलग हुआ। दूसरा जो है द्वितीय जो कर्नाटक युद्ध है ये पेरिस की संधि के द्वारा अलग हुआ, मतलब पेरिस की संधि के द्वारा इसका अंत किया गया। तीसरा जो है कर्नाटक युद्ध ये इसका कोई निर्णायक फैसला नहीं निकाला गया। उसके बाद से प्रथम मैसूर युद्ध दिया है कि प्रथम मैसूर युद्ध, तो मैसूर युद्ध जो बच जाएगा उसमें किसकी हार हुई थी? तो याद रखिएगा प्रथम मैसूर युद्ध में जो टीपू सुल्तान के पिता श्री हैदर अली थे उन्होंने ब्रिटिश शासक को हरा दिया था, ठीक है। तो इस तरह होगा, इस तरह ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ इसका देख लेते, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है एला सापेल की संधि द्वारा, तीसरे कर्नाटक युद्ध जो है पेरिस की संधि द्वारा, और दूसरा कर्नाटक युद्ध जो है वो अनिर्णायक युद्ध था। दूसरा जो है कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक था, याद रखिएगा। पहला जो है एला सापेल, दूसरा और निर्णायक रहा, तीसरा जो है पेरिस की संधि के द्वारा अंत हुआ। प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटेन की जो हार हुई, ठीक है। यहाँ मैंने ये इसको तीसरा मैंने पढ़ दिया और इसको मैंने दूसरा पढ़ दिया, इसको थोड़ा ध्यान देखिए, ठीक है। अगला देखिए, लिखा है कि निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है, तो सम्मिलित जो नहीं है वो कौन सा हो जाएगा? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है ये 46 से 48 के बीच में हुआ था, बिल्कुल सही है। दूसरा कर्नाटक युद्ध जो है ये 50 से 52 में नहीं हुआ था एक्चुअली में। दूसरा जो कर्नाटक युद्ध था यहाँ पर देखेंगे तो दूसरा कर्नाटक युद्ध 49 से 54 में हुआ था, तो 50 से 52 दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी ही जो है गलत हो जाएगा। अगला ये क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं को झगड़े में भाग लेने की नीति, मतलब भारतीय राजाओं के मामले में हस्तक्षेप करना शुरू किया था? किसने? याद रखिएगा डुप्ले जो है, सबसे पहले डुप्ले ही भारतीय जो राजाओं के उसके निजी मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना निम्न में से किस स्थान बैठाया? तो फ्रांसीसी जो थे वो सूरत में भी उन्होंने अंग्रेज़ के देखा था, क्योंकि अंग्रेज़ से उनका डायरेक्ट कंपटीशन था, तो अंग्रेज़ के देखा था कि सूरत में इन्होंने अपना पहला फैक्ट्री बिठाया। अगला लिखा हुआ है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी, याद रखिएगा किसके शासनकाल में? लुई 14वां के शासनकाल में स्थापित हुई थी। और आपसे भी पढ़े होंगे कि लुई 14 के बाद अगला शासक बनता है लुई 16वां, जिसमें फ्रांस की क्रांति देखने के लिए मिलती है, ठीक है। अगला जी, निम्नलिखित में से किसे भारत में
फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। तो किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा काल्बर्ट को, है ना, काल्बर्ट को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो एक्चुअली में जो आपका चिंसूरा और हुगली जो कारखाना जो है ये डचों द्वारा स्थापित किया गया था। याद रखिएगा चिंसूरा और हुगली दोनों कारखाना स्थापित किया गया था। अगला है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष जो है फैक्ट्री पटना में स्थापित की गई थी? तो 1632 में इसने स्थापित किया था। कब? 1632 में। आ गया जी, यहाँ देखिए। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्यों असफल रहे? तो याद रखिएगा अंग्रेज़ों की जो फौज थी वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थी। निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में से भारत व्यापार के समय पर प्रवेश किया। तो भारत में समय पर जो प्रवेश किया कौन कौन सबसे पहले आया था? तो याद रखिएगा इसमें देखेंगे तो पुर्तगाली सबसे पहले आया, उसके बाद डच आया, डच के बाद देखेंगे तो अंग्रेज आए, लास्ट में फ्रांसीसी आया। तो 4 2 1 3 4 2 1 3 इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पांडिचेरी जो है किससे मिलान होगा? तो पांडिचेरी पे देखेंगे तो किसका कब्जा था? तो याद रखिए पांडिचेरी में जो है फ्रेंच जो है बाद में कब्जा किए, है ना। अगला लिखा है कि गोवा पर देखेंगे तो गोवा पर तो पुर्तगाली ही कब्जा किए हुए थे। गोवा पर किसका कब्जा था? तो याद रखिए गोवा पर जो है पुर्तगाल का जो है कब्जा था, क्योंकि शुरू में ही तो बीजापुर आदिल शाह को हरा के इन्होंने कब्जा किया। और उसके बाद देखेंगे तो आपका अगला जो हो जाएगा, यानी कि ए का जो है 2, ए का 2 इसमें है, ए का 2 तो सिर्फ एक ही में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए का 2। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जी, यहाँ देख लीजिए पूरा। पांडिचेरी फ्रेंच जो है फ्रेंच के कब्जे में रहा, गोवा जो है पुर्तगाली के कब्जे में रहा, ट्रान के बार जो है ये डेनिश यानी डेनिश कब्जे में था, मद्रास जो है ये डचों के कब्जे में था। ठीक है। अगला जी, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। देखिए सोरा और अफीम जो है ना ये बिहार में होता था, और आप लोगों को बिहार में SCERT किताब में लिखा गया है ना, किताबों में आप लोगों को पढ़ा हूँ, उसमें लिखा गया कि बिहार में सोरा जो है सबसे ज़्यादा गोवा में उगाया जाता था। कहाँ पे? गोवा में। ठीक है। गोवा में, सॉरी सोरा बोल रहा हूँ, अफीम जो है वो गोवा में होता था, और सोरा तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण यानी चंपारण मुजफ्फरपुर वाले क्षेत्रों में सोरा का उत्पादन होता था। सोरा मजदूर वहीं पर थे बहुत सारे, है ना। जो नूनिया विद्रोह हुआ था वो चीज़ को भी मैंने डिटेल से बताया। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादक हेतु प्रसिद्ध था? तो वो अफीम उत्पादन के लिए बिहार में भी गया प्रसिद्ध था, बिहार में भी गया, है ना, ज़्यादा फेमस था। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्र पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो सबसे अंत में आए जो वो थे फ्रांसीसी, सबसे लास्ट में आए थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्थानों में डचों में से सब अपने व्यापारी अड्डे स्थापित किए? तो डच में से व्यापारिक अड्डे जो स्थापित किए थे वो एक्चुअली में सब हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अगला लिखा है कि मिलान कीजिए, मिलान नहीं, इसमें देखना है कि कौन सा कथन जो है अंग्रेज़ों की देन थी। तो अंग्रेज़ों की कौन सी जो है देन थी? तो इसमें से देखेंगे तो मृदा के स्वरूप में उपज और गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन नहीं, भूमि राजस्व मूल्यांकन तो ये अकबर के समय से ही चलते आ रहा था। युद्ध में चलती फिरती तोप का उपयोग तो बाबर ही किया हुआ था। तंबाकू और लाल मिर्च ये तो पुर्तगाली लेके आए थे। अंग्रेज़ों का देन में से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? किसने कहा था ये बात? ये कथन किसका है? तो TB मैकाले का है। अगला क्वेश्चन आएंगे, एला सापेल 1748 में जो संधि हुई थी वो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति के बाद हुआ था, वही तो संधि हुआ था ना कर्नाटक। ये जस्ट इसका पहला तो कथन सही ही है। दूसरा लिखा है कि अंग्रेज़ों को मद्रास पुनः प्राप्त हो गया, तो अंग्रेज़ों को, हाँ, इसी की संधि के बाद तो अंग्रेज जो है मद्रास को वापस ले लिए। ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में अंग्रेज़ों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर से कौन से कथन जो है सही है? तो कौन सा कथन आपको सही लग रहा है? तो यहाँ पर देखिए कथन जो है, अंग्रेज़ों ने बंगाल विजय के अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, ये भी बिल्कुल सही है, ये तो सही लग ही रहा। अंग्रेज़ों की बेहतर नौसैनिक तक का ताकत था, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों ही सही लग रहा है, C नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।
पहला हो गया चैप्टर कंप्लीट। और देखिए ये जो है ना, इसमें जितना लास्ट में इसको देखते जाइएगा वीडियो को, यानी कि जितने पार्ट बाई पार्ट आएगा, इसका जितना लास्ट वाला जो सेशन देखिएगा उसमें और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि उसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है शुरू हो जाएगा आपका। जहाँ ये दूसरा जो चैप्टर का दिया गया पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। तो बंगाल का जो अंतिम गवर्नर था जो कि मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त किया गया था वो था सुजाउद्दीन मोहम्मद खान। कौन था? नहीं, सुजाउद्दीन नहीं था, एक्चुअली में मुर्शिद कुली खान था। मुर्शिद कुली खान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कि 8th क्लास में ही इसको बताया गया था कि मुर्शिद कुली का जो है अंतिम बंगाल का शासक बनता है। उसके बाद मुर्शिद कुली खान ही अपने शासनकाल में बंगाल को स्वतंत्र कर लिया। उसके बाद अगला शासन अलीवर्दी खां, उसके बाद सिराजुद्दौला, बाद में अंग्रेज़ का ही कब्जा हो जाता है। ठीक है, तो 1717 ईस्वी में फरीक के द्वारा मुर्शिद कुली खान को बंगाल का गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया गया था। निम्नलिखित में से मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था, वही था सूबेदार कौन सा था? मुर्शिद कुली खान। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ कर दिया? देखिए, प्रभुत्व का प्रारंभ जो हो गया था प्लासी के युद्ध में, अब पूरी तरह से कब्जा हो गया था वो बक्सर की लड़ाई के बाद। जो प्लासी की युद्ध हुई थी 23 जून 1757 में होता है, 1757 में ये प्लासी की लड़ाई होती है सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। उसके बाद अगला क्वेश्चन लेके कि इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। तो देखिए, निर्णायक सैन्य सफलता जो है वो प्लासी की युद्ध था 23 जून जो 1757 को होता है। ये सिराजुद्दौला हार गया। कारण हारने का था कि उसका सेनापति मीर जाफर ने उसको धोखा दिया। साथ ही साथ में 2 बड़े व्यापारी जगत सेठ और अमी चंद, ये दोनों भी इनको धोखा दिए, जिसके कारण जो है सिराजुद्दौला मारा गया। प्लासी की लड़ाई जो हुई थी कब हुई थी? 1757 में, 23 जून 1757 को। सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में? तो प्लासी की लड़ाई में। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ब्रिटिश साम्राज्य का अगर संस्थापक जो था वो था, याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव जो था ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापना किया। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण से उत्पन्न सेना नायक कहा गया था? तो इसी क्लाइव को ही कहा गया था कि स्वर्ण से उत्पन्न सेना नायक, मतलब कि एकदम स्वर्ग से उतर के, स्वर्ण नहीं स्वर्ग से, मतलब एक बार जन्नत से ही उठ के आया हुआ है। ठीक है, प्लासी का युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है? प्लासी के युद्ध का मैदान जो है वो पश्चिम बंगाल में। याद रखिएगा, प्लासी का जो युद्ध जो है जगह है, जो है प्लासी जगह, वो पश्चिम बंगाल में। वही पानीपत पूछता तो हरियाणा हो जाता। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर जो है वो कासिम लेके गया था। मीर कासिम जो मीर जाफ़र का दामाद था। मीर जाफ़र के बाद अगला जो नवाब बनता है मीर कासिम बनता, और उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर तुरंत मुंगेर लेके चला गया। पहली बंगाल की जो राजधानी थी वो मुर्शिदाबाद था। यहाँ लिखा है कि मिलान कीजिए, मिलान नहीं करना, यहाँ का कर रहा है कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध, मतलब सबसे ज़्यादा प्रभुत्व स्थापित करने में, तो सबसे ज़्यादा निर्णायक कहा गया है, मतलब उसके बाद तो कन्फर्म हो गया कि अब अंग्रेज ही शासन करेंगे। वो था बक्सर की लड़ाई। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर की जो लड़ाई होती है, तिलगुट सेना जो कि जिसमें आपका शाह आलम द्वितीय थे, सुजाउद्दौला अवध का नवाब था और मीर कासिम था जो बंगाल से भाग के गया था, ये सब को हरा देता है अंग्रेज। ठीक है, अंग्रेजी सेना जो है वो हरा देती है। बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद लिखा है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? तो अभी वही 22 अक्टूबर जो हुआ था बक्सर की लड़ाई, वही वाला। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण साझा है? तो फिर वही क्वेश्चन को घुमा के पूछा है, बक्सर की लड़ाई। देखिए, ये सेट से यही फ़ायदा होता है ना कि आपको लैंग्वेज समझ आ जाता है एक्चुअली में। अगला क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का जो शासक था वो कौन था? तो शाह आलम द्वितीय, ये भी तो साथ में लड़ रहा था ना। अगला, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का जो नवाब था वो था, एक्चुअली में बंगाल का नवाब फिर दोबारा बना दिया गया था मीर जाफ़र को। उसके जो ससुर थे मीर कासिम जो है भाग के चला गया था लड़ने के लिए। निम्नलिखित में से एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, वो कौन था? तो याद रखिएगा, शाह आलम द्वितीय ने, जो कि जो इलाहाबाद की संधि हुई उस संधि के तहत इसने कंपनी को इस ज़मीन जगह जो है दे दिया। अगला, 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को दीवान किससे प्रदान किया था? तो वो मुगल सम्राट ने इन्हें दीवानी दे दिया था। अगला, किस गवर्नर ने कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा दीवानी अधिकार मिल गया था? तो याद रखिएगा, जो रॉबर्ट क्लाइव था इसने ले लिया।
शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी और बिहार उड़ीसा को दीवानी जो प्रदान की थी वो मतलब इलाहाबाद की, सिंपल समझिए, इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 में। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? तो उप दीवान उसने बनाया था मोहम्मद रजा खान को। अगला क्वेश्चन है जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो किस जनजाति के संपर्क में आए? तो याद रखिएगा, गारो खासी जयंतिया में खासी जो है, ये तीनों गारो खासी जयंतिया तीनों पहाड़ी ही मेघालय में, और इसमें जो खासी जनजाति थी इसके ही संपर्क में सबसे पहले आए थे। अगला लिखा हुआ है कि अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन जो है सही है? तो पूछ रहा है कौन से कथन सही है। पहला लिखा हुआ है कि राजा टिकैत नवाब आसफुद्दौला के अर्थ मंत्री थे। बिल्कुल सही था, ये अर्थ मंत्री थे। अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कपितीय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। ये भी सही था। ऑप्शन ए और दो दोनों ही सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? तो सही काल पूछ रहा है कि कौन सा हो जाएगा, सही काल कौन सा हो जाएगा। तो इसमें सही काल देखा जाएगा तो अंबर युद्ध, पलासी युद्ध, वांडीवासी युद्ध और बक्सर की युद्ध। सबसे लास्ट में बक्सर का युद्ध हुआ था, कि बक्सर की युद्ध 1764 में हुआ था। ठीक है, इसका साल एक एक करके देख लेते, उसे स्पष्ट रूप से समझ आ जाएगा। अंबर की युद्ध देखेंगे तो 1749 में हुआ था। वही पलासी की युद्ध आप सभी को पता है 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। और बांडीवास का युद्ध जो है 1760 और बक्सर की युद्ध जो है 1764 में हुआ था। तो ये इस क्रम से सजाया गया है। अगला है, उस फ्रांसीसी सेनापति के नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हो गया था। तो ये फ्रांसीसी सेना कौन था जो कि हार गया था? काउंट लाली। कौन था? काउंट लाली। अगर वांडीवास का युद्ध जो है वांडीवास के युद्ध में क्या हुआ? तो ब्रिटेन ने फ्रांस को हरा दिया। ब्रिटेन ने किसको हराया था? फ्रांस को, यानी फ्रांस को हरा दिया था। अगला क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो अंग्रेजों द्वारा जो है किसके खिलाफ लड़ा गया था? फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच में लड़ाई हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही युग जो है युग में सही सम्मिलित है। तो इसमें से कौन सा सही सम्मिलित है उसके बारे में बताना है। तो बक्सर की लड़ाई जो है मीर जाफ़र के विरुद्ध क्लाइव ने लड़ा था। नहीं, मीर जाफ़र तो नहीं लड़ा था, मीर जाफ़र तो बंगाल का नवाब था। वांडीवास के युद्ध फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी ने लड़ी थी। तो सही सम्मिलित यही लग रहा है, क्योंकि फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी ही लड़ी थी 1760 में, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेज़ों का सर्वाधिक विरोध किया था? तो सर्वाधिक विरोध करने वाले थे मराठा, जिसने अंग्रेज़ों का सर्वाधिक विरोध किया था। अगला क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन और अगला टॉपिक में देखेंगे। यहाँ पर आ जाइए, पहला क्वेश्चन देखेंगे इस टॉपिक का। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कि रंजीत सिंह के किस राज्य का सम्मिलित है? तो राजा रंजीत सिंह के राज्य से सम्मिलित थे। तो कौन से राज्य सम्मिलित थे? तो याद रखिएगा, राजा रंजीत सिंह जो शुरुआती समय में श्रीनगर के राजा थे। इनका जन्म देखेंगे तो इनका जन्म जो है 13 दिसंबर 1780 ईस्वी को, पूरा याद रखिएगा कि सुरचकिया मिसल के मुखिया मान सिंह के घर में हुआ था। 13 नवंबर 1780 को सूरचकिया मिसल के मुखिया जो थे महासिंह, है ना, मान सिंह नहीं, महासिंह के घर में हुआ था। महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच में 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी। ठीक है, तो यहाँ ये क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, रंजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? तो किस मिसल से था? अभी जस्ट देखें कि सूरचकिया मिसल से था। अगला, रंजीत सिंह के किस मिसल से संबंधित थे? तो सूरचकिया मिसल से संबंधित थे। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ, हर एक एग्जाम में पूछा हुआ है। महाराजा रंजीत सिंह की राज्य की राजधानी थी, इनकी राजधानी जो थी लाहौर थी। कहाँ थी इनकी राजधानी? लाहौर थी। यहाँ देखेंगे तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की? तो अदालत ए आला की स्थापना जो है वो लाहौर में किया था। किस स्थान में किया था? याद रखिएगा, लाहौर में। अगला है, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो कहाँ से प्राप्त किया था? तो याद रखिएगा, शाह शुजा से उन्होंने जो कोहिनूर हीरा है वो प्राप्त किया था। अब यहाँ पर देखेंगे तो लिखा हुआ है कि पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था। पंजाब जो है अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था। 1773 में उसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कई छोटे छोटे टुकड़ों में ये क्षेत्र जो है बंटने लगा।
उसके बाद से सभी भागों को छोड़कर शेष सिख मिसलों का अधिकार हो गया, यानी कि अन्य जो क्षेत्र है जैसे कि ये मुल्तान, कश्मीर, बाकी सब जगहों को छोड़कर बाकी सारे जगहों पर जो है सिखों का कब्जा हो गया। आ गया जी, यहाँ देखेंगे तो क्वेश्चन ने कहा निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा है कि सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने मेरी आँख की रोशनी ले ली। तो महाराजा रणजीत सिंह बोले थे, क्योंकि इनकी एक आँख की रोशनी चली गई थी, तो उन्होंने कहा था कि एक ही आँख है, तो ईश्वर की इच्छा ही थी कि मैं एक निगाह से देखूं। एक निगाह का मतलब क्या होता है कि एक समान रूप से देखूं। तो उनका कहने का तात्पर्य था कि मेरा एक ही आँख है, तो अच्छी बात है कि मैं एक ही आँख से देख सकता हूं सब किसी को, मतलब किसी तरह का भेदभाव नहीं, वो मतलब कहना चाहते थे किसी तरह का भेदभाव नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ कि इनका जन्म फिर से दिया हुआ 13 नवंबर 1780 को सुरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर में हुआ था। 12 वर्ष की आयु थे तो उनके पिता के स्वर्गवास हो गया। 92 से लेकर 97 तक प्रतिशासन परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ रीजेंसी के तहत जिसमें उनकी माता, उनके सास और दीवान लखपत राय थे के शासन में कार्य चलाया। उसके बाद से आगे आएंगे, इसी में देखेंगे आगे में, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि रणजीत सिंह के एक योग्य शासक थे। उन्होंने कहा कि ईश्वर की इच्छा थी कि सभी धर्मों को मैं एक निगाह से देखूं, इसीलिए मेरी दूसरी आंख जो है कि रोशनी इन्होंने ले ली। अगला क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे, तो उत्तराधिकारी कौन थे? तो खड़ सिंह थे इनके उत्तराधिकारी। याद रखिएगा, खड़ सिंह इनके उत्तराधिकारी थे। अगला है, सिख राज्य का अंतिम जो राजा था वो कौन था? तो दिलीप सिंह जो है अंतिम राजा थे ये सिख राज्य का। अगला क्वेश्चन है, पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य? 23 अक्टूबर 1893 ईस्वी को इनका निधन पेरिस में हुआ था। यही बिल्कुल सही है, तो पहला ही ऑप्शन सही मिल गया। आप लोग पूछ रहे थे कथन सत्य है, तो बिल्कुल ही दिलीप सिंह का जो मृत्यु हुआ पेरिस में हुआ था 23 अक्टूबर 1893 में। अगला क्वेश्चन आएंगे, सिख साम्राज्य का अंतिम जो शासक है वो कौन हो जाएगा? तो दिलीप सिंह। अभी जस्ट पढ़े लो कि दिलीप सिंह जो है अंतिम शासक थे सिख समुदाय के। अगला क्वेश्चन है, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन तीन की परिषद का सदस्य नहीं था? मतलब 3 की जो परिषद बनी थी उसका सदस्य नहीं था। कौन नहीं था? तो याद रखिएगा, इसमें से कौन सा हो जाएगा जो इसका सदस्य नहीं था? तो यहाँ देखेंगे तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसलिए क्योंकि ऑप्शन नंबर ए यानी कि HM इलियट और साथ में ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट मॉन्टगोमरी जो है, ये दोनों ही इसके सदस्य नहीं थे। चूँकि ऑप्शन में यहाँ कहीं नहीं दिया है कि एक से अधिक है ना, इसीलिए ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डाउट था। दोनों को याद रखिएगा। या जैसे कि लिखा हुआ है कि HM इलियट और रॉबर्ट माउंटगोमरी इस परिषद से संबंधित नहीं थे। अगला क्वेश्चन लिखा है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली जो है वो विजयी हुए थे, जो कि टीपू सुल्तान के पिताश्री थे। अगला, निम्नलिखित में से कौन 1775 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया था? तो किसने किया था? तो हैदर अली ने किया था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश जनरल जिसमें हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था, तो किसको हराए थे? तो याद रखिए कि किसको इन्होंने हराया था? तो याद रखिए यहाँ ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सर आयर कुट को उन्होंने हराया था। किसको हराया था? सर आयर कुट को। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो इनकी राजधानी थी श्रीरंगपट्टम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशी आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो आधुनिक पद्धति से जिसने दूतावास स्थापित किया था वो था टीपू सुल्तान। वो कौन थे? टीपू सुल्तान थे। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। तो ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था कहाँ? तो पोल्लीलूर में हराया था। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टम की संधि किसके साथ जो है की? श्रीरंगपट्टम की संधि जो है किसके साथ हुआ था? टीपू सुल्तान के साथ किया गया था। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? तो 1799 में टीपू सुल्तान जो है अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारे गए थे। ये चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था 1799 वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को मिलान कीजिए। निम्नलिखित को में से कौन एक के सुमेलित है? तो कह रहे कि कौन सा एक सही सुमेलित होना चाहिए कि सही सुमेलित है। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो याद रखिएगा,
जो प्रथम आंग्ल मैसूर हैदर अली पराजित हुए, नहीं हैदर अली जीते हुए थे, ये गलत दिया हुआ है ऑप्शन। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेज़ों को पराजित किया है, नहीं दूसरे में अंग्रेज जीत गए थे एक्चुअली में, ये भी गलत है। टीपू सुल्तान और उसके बाद लिखा है कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान ने युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेज़ों को नहीं दिया, नहीं ये भी गलत है। टीपू सुल्तान हार गए, अपने भूभाग को देना पड़ा अंग्रेज़ों को। चौथा में लिखा हुआ है कि टीपू सुल्तान जो है, टीपू सुल्तान पराजित किया गया और इस युद्ध में मध्य दिवंगत हो गया। दिवंगत मतलब ये शहीद हो गया, मर गए, है ना, तो ये बिल्कुल ही सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है इलाहाबाद की संधि देखेंगे। तो इलाहाबाद का संधि जो है अभी जस्ट पढ़े लो कि 1765 में हुआ था। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई थी। और यहाँ उसके बाद से मंगलौर की संधि, सलाबाई की संधि और मद्रास की संधि, ये तीनों संधि जो है आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था। तो आपका पहला जो ऑप्शन लिखा हुआ इलाहाबाद की संधि ये 1765 में, तो ए का 4 हो जाएगा। तो ए का 4 देखेंगे तो ए का 4 जो है ये ऑप्शन नंबर ए में भी है और ऑप्शन नंबर आपका सी में भी दिख रहा होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में भी दिख रहा होगा ए का 4। तो उसके बाद से दूसरा जो लिखा हुआ है मंगलौर की संधि, दूसरा देखेंगे क्या लिखा हुआ कि मंगलौर की संधि। तो मंगलौर की संधि देखेंगे तो किस में हो जाएगा, तो मंगलौर की संधि याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका 1784 ईस्वी में मंगलौर की संधि होती है। तो दो का देखेंगे, बी का जो देखेंगे बी का 2 होना चाहिए। बी का 2 किस में, तो बी का 2 यहाँ है, बी का 2 यहाँ है और दोनों में ही है। और दो फिर से ए और सी दोनों हो गया। तीसरा सालाबाई की संधि देखेंगे तो सालाबाई संधि जो है 1782 में हुआ था। तो सी का 1 देखेंगे, सी का 1 इसमें है, तो ऑप्शन नंबर सी ही आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जी, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया था किसने, तो याद रखिएगा बेगम समरू ने। तो कौन सा चर्च का निर्माण कराया, अति समृद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, तो याद रखिएगा सरधना में। कहाँ पे, सरधना में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, पूछ रहा है कि नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा पूछ रहा है नहीं सही नहीं है, यानी रॉन्ग हम लोग को खोजना है स्टेटमेंट। अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति की प्रारंभ की, नहीं अली मर्दान खान नहीं किए थे, ऑप्शन पहला ही जो है सही नहीं है। आप इसमें खोज रहा है कि सही नहीं है, तो यही बिल्कुल ही सही नहीं होगा, क्योंकि अली मर्दान पश्चिम बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ नहीं किया था। अगर वो किया हुआ था तो याद रखिए कि यहाँ पर देखेंगे रणजीत सिंह जो है, रणजीत सिंह तोपखाने में अधिक बल दिया था लाहौर और देखेंगे, जबकि बंगाल राजस्व पद्धति की शुरुआत का श्रेय अली मर्दान खां को नहीं बल्कि मुर्शिद कुली खां को जाता है। तो बंगाल का जो देखेंगे भू राजस्व की पद्धति जो शुरू किया था किसने, तो याद रखिएगा मुर्शिद कुली खान ने। अगला है पानीपत में तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। अहमद शाह अब्दाली और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ाई हुआ ही नहीं था, है ना। तो पानीपत का तीसरा युद्ध वो तो अफगान शासक और ये मराठाओं के बीच में हुआ था। दूसरा लिखा है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, नहीं तीसरा में नहीं मरे थे, चौथे में इनकी मृत्यु हुई थी। तीसरा स्टेटमेंट है प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र किया। हाँ ये बिल्कुल किया था, ऑप्शन नंबर केवल सी हो जाएगा, केवल 3 जो हो जाएगा बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं लो। अगला टॉपिक है गवर्नर जनरल और गवर्नर वायसराय। देखिए इसी तरह टॉपिक आते आते जैसे ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आएगा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, उसको मिस नहीं करना है, ठीक है। अगला जी, पहला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 जो लिख रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो बिल्कुल ही पहला गवर्नर जनरल यही थे, रॉबर्ट क्लाइव। दूसरा लिखा हुआ है कि विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो ये विलियम बेंटिक भी भारत का पहला गवर्नर जनरल था। तो ये दोनों ही कथन जो है, नहीं दोनों कथन नहीं हो जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर नहीं था, बंगाल का अगर पहला गवर्नर जनरल देखेंगे तो वो तो वारेन हेस्टिंग्स, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, याद रखिएगा रॉबर्ट क्लाइव नहीं वारेन हेस्टिंग्स है, ठीक है। तो केवल 2 ही हमें सही लग रहा है, कथन जो है 2 ही सही है, बिल्कुल केवल 2 ही होना चाहिए। यहाँ पर जी इसको देखते हैं पूरा इसका, यहाँ देखिए वारेन हेस्टिंग ही था। देखिए बिल्कुल वारेन हेस्टिंग जो था 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, ठीक है। तो गवर्नर जनरल जो बना था ना, गवर्नर जनरल, तो ये वारेन हेस्टिंग बना था। सिर्फ गवर्नर जो था वो था
ये रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। विलियम बैटिक जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है, ठीक है। रॉबर्ट जो क्लाइव था ना, पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था, ओनली गवर्नर था। अगला है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो अभी जस्ट पढ़ लो कि वारन हेस्टिंग जो है भारत का तो ये हो जाएगा माउंट बेटन हो जाएगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो माउंट बेटन किधर लिखा है, माउंट बेटन कहीं नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं है। माउंट बेटन जो था पहला गवर्नर जनरल था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल फिर इसमें नहीं दिया, तो माउंट बेटन ही होगा, माउंट बेटन होगा प्रथम गवर्नर जनरल। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्लाइव का पुनः भारत आगमन, इलाहाबाद की संधि, बक्सर की युद्ध, वारन हेस्टिंग्स का भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनना, ये क्या है। कह रहा कि कौन सी घटना का काल जो है क्रम में है। तो इस घटना क्रम देखेंगे तो आप देखेंगे तो बक्सर की जो लड़ाई हुई थी वो हुई थी 1764 ईस्वी में, 22 अक्टूबर 1764 को। क्लाइव का पुनः भारत में आगमन हुआ था 3 मई 1765 को। इलाहाबाद की संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 को। और वारन हेस्टिंग्स का बंगाल का गवर्नर बना 1772 को। तो ये हो जाएगा, इस तरह से सजा सकते हैं। अगला है निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो है सही नहीं है। पूछ रहा है कि सही नहीं है, तो जल प्रशासन की नींव वारन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई थी, ये सही है। दूसरा लिखा ईस्ट इंडिया कंपनी को असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था, तो ये भी सही है। तीसरा लिखा है कि विलियम बैटिक सबसे पहले ब्रिटिश शासकों में से था जिसने भारत में ब्रिटिश राज्य को संघीकृत किया था, नहीं, ये विलियम बैटिक सबसे पहले थोड़ी था। तो यह ऑप्शन नंबर सी जो है यही जो है आपका सही नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जी, अगला क्वेश्चन लिखा है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, तो ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक जो है वो रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, तो याद रखिएगा लॉर्ड क्लाइव यानी रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व जो है राजा चेत सिंह ने किया था। किसने किया था, राजा चेत सिंह ने। अगला क्वेश्चन है कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो बंगाल के गवर्नर जनरल था वारन हेस्टिंग्स। कौन था, वारन हेस्टिंग्स। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है 15 जनवरी 1784 ईस्वी को हुआ था, इसमें गवर्नर जनरल जो था वारन हेस्टिंग्स था। अगला क्वेश्चन है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति से संबंधित कौन सा है, तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति से संबंधित जो है वारन हेस्टिंग्स है। कौन सा, वारन हेस्टिंग्स। अगला जी रिंग फेस नीति का संबंध किससे है, तो रिंग फेस नीति का संबंध भी वारन हेस्टिंग्स से है। अगला क्वेश्चन है द्वैध शासन प्रणाली जो है किसने शुरू किया था, तो द्वैध शासन प्रणाली भी वारन हेस्टिंग्स शुरू किया था, याद रखिएगा। 1772 ईस्वी में वारन हेस्टिंग्स ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का भी निर्णय लिया था। अगला बंगाल में द्विशासन प्रणाली में किसके द्वारा लागू किया गया था, तो द्विशासन जो प्रणाली जो है ये रॉबर्ट क्लाइव द्वारा लागू किया गया था। अगला देखेंगे किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था, तो किस पे चलाया गया, तो याद रखिएगा वारन हेस्टिंग्स हो जाएगा। किधर गया, वारन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर जो ए है वारन हेस्टिंग्स पर चलाया गया था मुकदमा। किस पर चलाया गया था, महाभियोग का मुकदमा जो है वारन हेस्टिंग्स पर चलाया गया था, जो कि 8 क्लास के आप लोगों को हिस्ट्री में बहुत डिटेल में उस पर समझाया हूँ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद ने महाभियोग का मुकदमा चलाया था, तो कौन सा हो जाएगा, वारन हेस्टिंग्स हो जाएगा जिसपे महाभियोग का मुकदमा चला था। अगला क्वेश्चन है बेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था, तो बेल्लोर का जो विद्रोह है ये सर जॉर्ज वारले के समय विद्रोह हुआ था। अगला भारत में न्यायिक के संगठन की स्थापना किसने की थी, न्यायिक संगठन की स्थापना जो है कर्नवालिस ने किया था। किसने किया, कर्नवालिस ने किया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविधानबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया था, तो सिविल सेवा का सृजन जो है किसने किया था, कर्नवालिस ने किया था। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया, तो लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया किसके द्वारा, याद रखिए कर्नवालिस के शासनकाल में। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसने प्रायः कंपनी बहादुर की शान और शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, याद रखिए दरोगा को उस समय कंपनी बहादुर की शान और शौकत की स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था। अगला क्वेश्चन कर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है, तो कर्नवालिस की जो कब्र थी वो गाजीपुर में। कहाँ थी, गाजीपुर में। वेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि की व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है लागू नहीं होता है, तो कौन सा कथन जो है लागू नहीं होता है, तो याद रखिएगा इसमें देखेंगे तो दूसरों के खर्च पे एक बड़ी सेना बनाए रखना, ये बिल्कुल सही था। कंपनी नेपोलियन की खतरे से सुरक्षित रखना, ये भी सही था। और कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, ये नियत आय का प्रबंध करना जो है ये कथन लागू नहीं होता इसमें। अगला चाहिए
बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला अगर मराठा देखा जाएगा तो पहला मराठा जो हो जाएगा वो जगह पेशवा बाजीराव द्वितीय जो थे वो बेलेजली को जो सहायक संधि थी उसको स्वीकार कर लिए थे। और सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला अगर क्षेत्र पूछा जाएगा तो वो हैदराबाद के निजाम में जाएगा। 1802 की बसिन की संधि बसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसने की थी? बसिन की संधि पर अंग्रेज और बाजीराव ने किया था। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला जो शासक होगा तो वो हो जाएगा हैदराबाद का निजाम, है ना। यहाँ ऑप्शन में दिया अवध का निजाम, नहीं अवध का नहीं होगा एक्चुअली में। सहायक संधि स्वीकार करने वाला जो है सहायक संधि स्वीकार करने वाला हैदराबाद का निजाम। और ये बात जो है SCRT किताब में सीधे सीधे पॉइंट टू पॉइंट लिखा गया है कि हैदराबाद का जो सहायक संधि स्वीकार करने वाला जो कौन है, हैदराबाद का निजाम है। इसको मैं दिखा देता हूँ, एक सेकंड रुक जाइए। यहाँ पर देखिएगा तो सीधे सीधे लिखा है कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक हैदराबाद के निजाम और दूसरा शासक अवध का नवाब था। देख सकते हैं ये SCRT किताब में दिया गया है, आप इसको देखिएगा, ठीक है। ये SCRT किताब 36 नंबर पेज में दिएगा, बिहार बोर्ड की 8 क्लास में, वहाँ आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा ना किसने स्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन है जी, फिर से अगेन देख लीजिए, सहायक संधि की ही बात की जा रही है कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला जो शासक था वो हैदराबाद का निजाम और दूसरा जो है अवध का नवाब था। आगे आते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो उस हिसाब से जो क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए कि हैदराबाद का जो सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला जो शासक था वो हैदराबाद का निजाम था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी होना चाहिए, ठीक है, करेक्ट आंसर। आगे जी, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित लिया गया था? सहायक संधि जो है वो लाने वाला कौन था? तो बेलेजली था सहायक संधि लाने वाला, याद रखिएगा। निम्न में सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था तो हैदराबाद का निजाम तो प्रथम ही था और इंदौर के होलकर राज्य ने भी स्वीकार किया था। उसके बाद देखेंगे तो जोधपुर के राजपूत राज्यों ने भी किया था और मैसूर के शासकों ने भी किया था। मैसूर के जो बाद में किया था, ठीक है ना। तो ये सभी हो जाएंगे, इसमें से विकल्प जो है कोई भी सही नहीं है। अगला देखेंगे, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? तो भारतीय देशी शासक जो थे वो थे हैदराबाद के निजाम, याद रखिए, भारतीय देशी शासक थे हैदराबाद के निजाम, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित विचारों पर जो है निम्नलिखित पर विचार कीजिए कि उन्होंने लॉर्ड बेलेजली के साथ सहायक संधि की और किनके द्वारा जो है संधियाँ जो है पूरा हुई। तो याद रखिएगा, एक सेकेंड। तो यहाँ देखेंगे तो क्वेश्चन लिखा था क्या, निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड बेलेजली के साथ सहायक संधि की थी और उसके द्वारा संधियों का सही कालक्रम, यानी सबसे पहले कौन किया था? तो सबसे पहले अभी मैंने दिखाया कि सबसे पहला था हैदराबाद का निजाम। उसके बाद से अगला जब देखेंगे तो वो हो जाएगा मैसूर के बाद हो जाएगा ना अवध का नवाब हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद सिंधिया हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही सही है। अगला, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था? किसने किया था? बेलेजली ने किया था। किसने किया? बेलेजली ने। अगला क्वेश्चन है जी, अगला क्वेश्चन लिखा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राजदूत थे राज्यों में सहायक संधि करने वाला मुख्य उद्देश्य था। तो क्या मुख्य उद्देश्य था? इनका मुख्य उद्देश्य था कि अंग्रेजी सत्ता को किसी तरह स्थापित करना है। अगला लिखा है कि निम्नलिखित कथनों पर कौन सी कथन जो है सम्मिलित नहीं है, पूछ रहा नहीं है। तो बक्सर की जो लड़ाई है 1764 में हुआ था। बक्सर की लड़ाई जो है 22 अक्टूबर 1764 की हुआ था। सहायक संधि जो है ये 1863 में नहीं आया था, ये गलत है। जो सहायक संधि जो है ये एक्चुअली में देखा जाएगा तो यहाँ पर देखेंगे तो सहायक संधि जो नीतियाँ लाई थी बेलेजली के शासनकाल में आया था, लेकिन अगर सही आंसर इसका देखा जाए तो क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे सहायक संधि स्वीकार करने वाला जो राज्य हैदराबाद है वो 1798 में किया है और ये आरंभ किया था 1798 में ही। तो यहाँ पर क्या दिया, 1863 दिया, जो कि गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही सही है। मतलब पूछ रहा था गलत कौन सा है इसमें। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप के साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत के ब्रिटिश से पताका फहराए रखे? तो मतलब भारत में अपने ब्रिटिश सेना को जमाए रखा था, कौन था? तो याद रखिएगा बेलेजली जो है यही। और ये मेन इसीलिए लाया था सहायक संधि वाला कि वही नेपोलियन वाला हाल जो है भारत में ना हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जी, अगला लिखा है कि आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? वो है तो आंग्ल नेपाल जो युद्ध है वो किसके शासनकाल में हुआ? तो याद रखिएगा हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था आंग्ल नेपाल युद्ध। और ये संगोली की संधि, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि संगोली की संधि जो है कब हुई थी? तो 2 दिसंबर 1815 ईस्वी में संगोली की संधि हुई थी।
अगला क्वेश्चन लिखा है कि देखिए आ ही गया कि संगोली की संधि कब हुई थी, तो 2 दिसंबर 1815 ईस्वी में संगोली की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन है हेक्टर मुनरो, देखेंगे तो कौन सा इसमें कार्य सम्मिलित नहीं है, तो हेक्टर मुनरो जो था बक्सर के युद्ध में था, बिल्कुल सही है। वारेन हेस्टिंग्स जो था ये भी लॉर्ड हेस्टिंग्स यानी हेस्टिंग्स जो था आंग्ल नेपाल युद्ध में ये था, सम्मिलित था। उसके बाद बेलेजली जो है ये मैसूर युद्ध में था, लेकिन कर्नावालिस जो है तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में नहीं था। कर्नावालिस याद रखिएगा, ऑप्शन डी जो है गलत हो जाएगा। अगला तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है, तो तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में कौन था, तो हेस्टिंग्स था। कौन था, हेस्टिंग्स था, कर्नावालिस नहीं था। अगला सर टॉमस मुनरो ने किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे थे, किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे थे, याद रखिएगा 1820 से 1827 तक ये मद्रास के गवर्नर रहे। अगला क्वेश्चन देखेंगे तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल को मैसूर राज्य में प्रशासन को ले लिया था, तो प्रशासन को ले लिया था किसने, तो विलियम बेटिक ने। किसने, विलियम बेटिक ने। निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से जो संबंधित है वो तीसरा वो हो जाएगा, कौन सा संबंध है, तो वो कर्नावालिस हो जाएगा। अगला देखेंगे तो ठगों के दमन के लिए कौन संबंध है, तो ठगों का दमन किसने किया था, सिंपल क्वेश्चन देखा जाए तो स्लीमैन ने जो है ठगों को पूरी तरह से बंद कर दिया था, सील कर दिया था। अगला ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था, ठगों का जो उन्मूलन है वो स्लीमैन के नेतृत्व में हुआ था। उन्मूलन मतलब होता है कि उनको ख़त्म कर दिया गया। अगला निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेटिक के प्रारंभ किए थे, तो सामाजिक सुधार जो विलियम बेटिक प्रारंभ किए थे वो हो जाएगा सती प्रथा का उन्मूलन, जो 1829 में किया था राजा राम मोहन राय के सहयोग से, या कहे तो राजा राम मोहन राय जो है ना 1829 ईस्वी में सती प्रथा को बंद कराया विलियम बेटिक के सहयोग से। दास प्रथा का उन्मूलन हुआ, ये भी उन्मूलन किया गया। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्य के प्रावधानता हटाना ये नहीं था। ये ठगों में संगठित निग्रो का दमन किया, ये भी विलियम बेटिक को कहा जा सकता है। बाद में स्लीमैन ने पूरी तरह से वो बंद किया, इसी के शासनकाल में थे। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 4 ये हो जाएगा, ये सही है। अगला सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी, सती प्रथा पर अगर पाबंदी देखेंगे किसने लगाया था, विलियम बेटिक ही लगाया था। विलियम बेटिक, जिसको विलियम बेटिक कहा जाता है, लॉर्ड विलियम बेटिक। 1829 ईस्वी में यहाँ देखिए लिखा हुआ कि 1829 ईस्वी में नियम बनाया गया था। दिसंबर 1829 में सती को गैर कानूनी घोषित किया था किसने, तो यही हो जाएगा विलियम बेटिक जो है घोषित किया था गैर कानूनी। विलियम बेटिक के द्वारा सती प्रथा को किस वर्ष किया गया उन्मूलन, तो 1829 ईस्वी में किया गया था। हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी जनजातियों के लिए किया गया था, तो हिल असेंबली प्लान जो है ये लाया गया था क्लीवलैंड द्वारा। अगला क्वेश्चन आएंगे लोग, यहाँ देखेंगे क्वेश्चन लिखा है इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया, तो किस वर्ष रोक दिया गया, तो याद रखिएगा 1789 यानी 1789 में। लॉर्ड बेलेजली द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था, किस रीति से हुआ था, याद रखिएगा कुप्रशासन के कारण हुआ था, कुप्रशासन के कारण हुआ था। बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ था, तो देखेंगे तो इसमें विलय कब होता है, तो 1850 ईस्वी में विलय हुआ था। अगला देखेंगे बघात रियासत का नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए बघात। यहाँ देखिए बघात रियासत का 1850 ईस्वी में इनका उदय हुआ था, ठीक है। 1850 ईस्वी में इनका विलय हो गया था, उदय नहीं सॉरी विलय हो गया था। ये डलहौजी के साथ जो हड़प नीति लाया था, सतारा संबलपुर अवध और उसके बाद झांसी ग्वालियर सबको हड़प लिया था, उसी बघात को भी 1850 में इसने हड़प लिया। अगर लिखा हुआ है कि निम्न में से किस देसी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था, तो किसको नहीं मिलाया था, तो याद रखिए ग्वालियर को शुरुआती समय में उन्होंने नहीं मिला पाया था। बाकी सिंध अवध सतारा इस सबको हड़प नीति के तहत उन्होंने हड़प लिया था, लेकिन ग्वालियर को नहीं मिला पाए थे। अगला ब्रिटिश राज्य में अवध का विलय हुआ था, तो ब्रिटिश राज्य में अवध का जो विलय 1856 में किया गया था। उसी के बाद तो ये अवध का विलय करने की वजह से ही तो 1857 की जो क्रांति हुई थी इसमें अवध के नवाब और बेगम हजरत महल और उनके बेटे जो थे उन्होंने आवाज़ उठाया, और ये 1857 की क्रांति में इन्होंने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया। विलय का सिद्धांत जो है यानी हड़प नीति विलय नीति जो है उसके साथ देखेंगे तो कौन कौन हो जाएगा, सबसे पहले सतारा था, सतारा का बाद हो जाएगा तो बघात हो जाएगा, और बघात के बाद हो जाएगा उदयपुर, झांसी लास्ट हो जाएगा, उसके बाद बीच में संबलपुर आता है। यहाँ देखेंगे तो सबका डेट दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है, तो सम्मिलित जो है ये अवध को 1856 ईस्वी में मिलाया गया था, ये तो बिल्कुल सही दिख रहा है, यही एक सम्मिलित है।
निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की? तो विलय की नीति जो है किसने की लाया था? तो हड़प ये नीति या विलय नीति डलहौजी लाया था। अगला क्वेश्चन है जी, ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किसी एक का शासक हटा दिया गया था। तो एक का शासक जिसे हटा गया तो वो थे कौन? अवध को हटा दिया गया था शासन से। अगला क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से राजशाही राज्यों पर विलय जो क्रम है, यानी कब किसको हड़प लिया गया? तो याद रखिएगा हड़पने का जो क्रम था उसमें देखेंगे तो 17 पहले हो जाएगा, उसके बाद 17 के बाद संबलपुर, जब झांसी तो ये उदयपुर सब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। विलय नीति का प्रथम शिकार जो कौन बना? तो 17 बना था प्रथम शिकार, उसके बाद संबलपुर बना था। अगला देखेंगे व्यक्तिगत सिद्धांत, यानी कि वही हड़प नीति के सिद्धांत जो था अंतर्गत विलय किया गया पर जो प्रथम राज्य जो था कौन था? 17 था। पहला जो राज्य जिसको हड़प नीति के तहत उसको हड़प लिया गया वो था 17। जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत में किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? यानी जेम्स एंड्रूज रैमजे जो था ये किसका नाम था? डलहौजी का नाम था, रैमजे। ठीक है, डलहौजी का ओरिजिनल नाम था रैमजे। अगला जी, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था। सिंध विजय जो संपन्न हुआ था याद रखिएगा एलनबरो के समय में ये सिंध विजय संपन्न हुआ था। अगला है किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया था? किसने किया? तो याद रखिएगा नेपियर ने किया। किसने किया? नेपियर ने किया। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया था, कब किया था? 1843 ईस्वी में। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? सिक्किम का भारत में विलय जो है वो डलहौजी ने किया था। किसने किया? डलहौजी ने किया था। अगला जी, निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? तो उस समय कौन था? तो याद रखिएगा जेम्स आउटरम था। कौन था? जेम्स आउटरम। भारत में प्रथम रेलवे लाइन ब्रिटिश गवर्नर ने बिछाई थी। तो रेलवे लाइन के बारे में कई बार देता है। रेलवे लाइन किसने बिछाया था? तो वो बिछाया था ये डलहौजी बिछाया था। ठीक है, याद रखिएगा रेलवे लाइन के बारे में। अगला क्वेश्चन रेलवे लाइन में पूछता भी है कि 1853 ईस्वी में सबसे पहले रेलवे लाइन बिछाया गया था मुंबई टू थाने 34 किलोमीटर तक पहली बार रेल चलाई गई थी। दूसरा लिखा है कि यहाँ 66 नंबर क्वेश्चन कि भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण कहाँ हुआ था? तो मुंबई टू थाने अभी बताया 34 किलोमीटर की दूरी में चलाई गई थी। अगला, पहली रेल लाइन जो है कब शुरू हुई? तो 1853 में हुआ था पहली रेल लाइन। किस कंपनी ने सर्वप्रथम रेल लाइन प्रारंभ की थी? हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने ये जो पहली रेल लाइन प्रारंभ की थी। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ तो कब किसके समय विस्तार हुआ था? तो डफरिन के शासनकाल में ये विस्तार हुआ था। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 और 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले थे। तो कौन स्वरूप देने वाले थे? तो याद रखिएगा डलहौजी ने स्वरूप दिया था। अगला, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके क्रियान्वित किया गया था? तो वो कैनिंग के समय हुआ था। लेकिन जैसे ही विधवा पुनर्विवाह आएगा तो ये नाम याद रखिएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर है ना, विधवा पुनर्विवाह के लिए लड़े थे ये। 1856 से ये अधिनियम लागू हुआ। अगला, 1 नवंबर 1800 जो है 1858 में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया? तो उस समय कौन था? तो उस समय था केनिंग था। उस समय केनिंग था जो कि उसी ने पढ़ कर सुनाया था, केनिंग। अगला ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 17 निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रथम वायसराय था? तो केनिंग ही अंतिम गवर्नर जनरल था, वही वायसराय बन गया, तो केनिंग ही था। अगला देखेंगे तो 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया गया था कि लॉर्ड केनिंग ने। तो ये सुनाया था कहाँ में? तो इलाहाबाद में ये पढ़ कर सुनाया था। अगला लिखा है कि अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी गोद लेने का जो अधिकार है पुनः स्थापित कर दिया गया था। तो ये वही वाला 1858 की जो सम्राज्ञी की घोषणा थी उसके तहत महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। 1858 में इनको नियुक्त किया गया था क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत के दास प्रथा को समाप्त किया था? तो दास प्रथा को समाप्त किया एलन बरो ने। किसने? एलन बरो ने। अगला यहाँ मिलान करना कह रहे हैं कि सही सुमेलित कौन है? तो कर्नवालिस जो है अस्थाई बंदोबस्त, यही बिल्कुल सही अस्थाई बंदोबस्त के जो जन्मदाता था वो कर्नवालिस था। निम्नलिखित में से सुमेल नहीं खा रहा है? तो कर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त बिल्कुल सही। बेनंजली सहायक संधि लाने वाला डलहौजी व्यापकता के नियम या हड़प नीति, और कैनिंग जो है उच्चतम निष्क्रियता नहीं लाया था। याद रखिएगा कैनिंग द्वारा नहीं लाया गया था। ठीक है, अगला लिखा है कि स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल प्रारंभ हुआ था? तो स्थायी बंदोबस्त जो है ये कर्नवालिस के समय जो है शासनकाल में प्रारंभ हुआ। अगला,
निम्नलिखित में से सही सम्मिलित नहीं है, तो सही सम्मिलित जो नहीं है वो कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिएगा सही सम्मिलित नहीं है। हेस्टिंग्स जो है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में नहीं था, तो याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग्स जो है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में नहीं था। अगला, पेशवाई को कब समाप्त कर दिया गया था, तो पेशवाई को कब समाप्त किया गया, तो ये 1818 ईस्वी में पेशवाई को समाप्त कर दिया गया। अगला लिखा, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देसी रियासतों के साथ 1818 और 17 की अधीनस्था संधि की बात की थी, तो वो हो जाएगा मेटकॉफ, चार्ल्स मेटकॉफ। आ गया जी। यहाँ लिख रहा है कि सही सम्मिलित कौन सा नहीं है, तो सर जॉन शोर जो थे आंग्ल नेपाल युद्ध में, तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित है, तो सही सम्मिलित पूछ रहा था कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिएगा बेलेजली चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध के समय था, तो ये बिल्कुल ही सही था। यहाँ देख सकते हैं तो लिखा हुआ है कि एलनबरो जो है सिंध का अंग्रेजी राज्य में अगस्त 1843 में विलय हो गया। डलहौजी के कुशासन का आरोप लगाकर इसको अवध को उसने हड़प लिया डलहौजी ने 1856 में। बेलेजली चौथा मैसूर युद्ध में था। ठीक है। उसके बाद हेस्टिंग जो है तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में था। निम्नलिखित में से कौन युग में सही सम्मिलित नहीं है, तो पूछ रहा है तो नहीं है, तो यहाँ दिख रहा है ऑप्शन, आपका आंसर दिख रहा है कि लीटन जो है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के प्रारंभ होना, ये बिल्कुल ही गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चतुरायन पूर्ण निष्कर्ता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है, तो कौन जुड़ा हुआ है, तो याद रखिएगा जॉन लॉरेंस जो है जुड़ा हुआ है। अगला, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया था, तो किसने किया था, मेयो ने प्रारंभ किया था। अगला, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी, कब हुई थी, तो याद रखिए मेयो के शासनकाल में 1872 में किया गया था पहली बार जनगणना, है ना। उसके बाद 1881 में जो है पूर्ण रूप से किया जाने लगा। वो कौन था जिसने भारतीय में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई थी, तो वो कौन था, तो मेयो था। ठीक है। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया था, तो ये था इसकी हत्या, मेयो की हत्या जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो किस वायसराय की हत्या उसी कार्यकाल में हुआ था, तो वही मेयो था, उसके कार्यकाल में हत्या हो गई थी उसकी। अफगान प्रति जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जो जनरल कौन था, तो याद रखिएगा लीटन था। अफगानिस्तान के प्रति आक्रमण नीति की किस वायसराय ने अपनाई थी, तो वो कौन था, तो याद रखिएगा लीटन ने आक्रमण नीति अपनाई थी। कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहा था, तो दीर्घकाल तक रहने वाला था करजन। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थान 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी, तो कब सशक्त की थी, याद रखिएगा किसके शासनकाल में, तो रीजन के शासनकाल में, रिपन के। भारत में स्थानीय स्वायत्ता शासन को किसने प्रोत्साहित किया था, तो याद रखिए किसने किया था, तो रिपन ने किया था। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है, तो इल्बर्ट बिल जो विवाद है ये यूरोपीय लोगों के मामलों की सुनवाई के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाना, ये विवाद है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारत में उपनिवेशवासी शासन में 1883 ईस्वी में पारित इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था, तो इसका उद्देश्य था कि जहां तक अदालतों को दंडित अधिकारिता का संबंध था, भारतीय और यूरोपीय दोनों लोगों को बराबरी मतलब दे रहा था, है ना, यही था। किसकी पदावधि में महिलाओं और बच्चों की कार्यावधि के घंटे को सीमित करके स्थानीय स्वशासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम जो है अभिग्रहण किया गया। तो प्रथम फैक्ट्री जो अधिनियम है यह की अधिग्रहण किया गया रिपन के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है जी, यहाँ से जो है टॉपिक जो है दूसरा शुरू हो जाता है। यहाँ देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है यहाँ, नहीं यहाँ अभी है, यहाँ क्वेश्चन का नंबरिंग गड़बड़ कर दिया। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं लो। अच्छा, ये क्वेश्चन कहीं दिया, क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ, ठीक है, सॉरी, क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ था। क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फैक्ट्री एक्ट 1881 में 1881 की औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए कामगारों को मजदूरी संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया। दूसरा लिखा हुआ है ना कि NM लोखंडे
ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे? तो ये केवल 2 ही सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्ता का शासन का जनक माना जाता है? तो स्थानीय स्वायत्ता का शासन का जनक माना जाता है रिपन को। किसको? रिपन को माना जाता है। यहाँ देखेंगे तो लिखा है कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो स्थानीय स्वशासन का तो अभी रिपन था, लीटन थोड़ी था। लीटन तो और स्थानीय स्वशासन पर रोक लगा रहा था। और ये सूची 1 और सूची 2 को देखेंगे तो क्लाइव जो था वो रॉबर्ट क्लाइव देखा जाएगा, तो किससे मैच करेगा? और यहाँ सीधे इसका आंसर डायरेक्ट देखते हैं तो कौन सा मैच करेगा। तो याद रखिएगा 65 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव जो है द्वैध शासन प्रणाली लागू किया था। उसके बाद मैकाले ने क्या किया, तो इसके द्वारा अनुमोदित किया गया, मैकाले द्वारा शिक्षा को अनुमोदित किया गया था। अंग्रेजी शिक्षा का बहुत बड़ा पक्षधर था। अगला देखेंगे, यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इसमें भी क्या करना है, तो अब मिलान करना है। तो क्या हो जाएगा, डलहौजी देखेंगे तो डलहौजी जो मिलान होगा, तो याद रखिएगा डलहौजी का अगर मिलान करेंगे तो वो हो जाएगा ये हड़प नीति। विलियम बैटिक जो है ये क्या हो जाएगा, तो सती प्रथा देखेंगे निषेध हो जाएगा, ये विलियम बैटिक। रिपन जो है कर्जन के समय बंगाल विभाजन और रिपन में स्वायत्ता शासन हो जाएगा। ठीक है, इसको ऑप्शन मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है जी, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जो है सम्मिलित है? तो कौन सी जोड़ी हो जाएगी, तो याद रखिएगा वो हो जाएगा एलन सिंध बिलाय का जो है ये सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय पुरातात्विक संरक्षण की स्थापना किसके काल में हुआ था? तो याद रखिएगा ये हुआ था कर्जन के शासनकाल में हुआ था। अगला, भारतीय पुरातत्व संरक्षण की स्थापना की गई थी किसके शासनकाल में? तो याद रखिए कर्जन के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पुरातात्विक सर्वेक्षण का विभाग की स्थापना की थी? तो वो कर्जन किया था। ठीक है, पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का स्थापना। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये पुरातात्विक विभाग का लिखा हुआ यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो उसमें गवर्नर जनरल जो था वो मेयो था। हालांकि ऑप्शन में मेयो नहीं दिया हुआ था। ठीक है, उस हिसाब से मैंने कर्जन बताया उसका। अगला है कि प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस से गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो याद रखिएगा वो कर्जन के कार्यकाल में पारित हुआ था। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने किया था? तो ये किया था गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया था, जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। इंपीरियल कैडेट कार्प्स की स्थापना किसने की? तो याद रखिएगा वो किए थे कर्जन ने। किसने किया? कर्जन ने किया। अगला है कि वायसराय के निम्नलिखित वायसराय को पर विचार कीजिए, जो है क्या करना है, तो इनको इनकी पद की उपयुक्त पदावधि की सही कालक्रम बताइए। कर्जन और चेम्सफोर्ड, हार्डिंग, इरविन जो है कौन पहले आ जाएगा, कौन बाद में आ जाएगा? तो यहाँ देखेंगे कर्जन जो है पहले है, हार्डिंग बाद में, चेम्सफोर्ड उसके बाद इरविन आ जाएगा। असैनिक प्रशासन 1905 ईस्वी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो याद रखिएगा दोनों ही कथन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। कौन सा? दोनों कथन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फूट डालो राज करो की राजनीति जो है किसने अपनाई थी? तो याद रखिए किसने अपनाई थी? तो याद रखिएगा इसमें अपनाने वाला था कर्जन और मेयो द्वारा। अगला क्वेश्चन, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है, ये किसने कहा था? बस इतना ही वर्ड याद रखिएगा तो इतना हो जाएगा। किसने कहा था? तो ये कर्जन ने कहा था। अगला क्वेश्चन है जी, पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों के जीतने और उसके कांग्रेस के रूप में विरोध लिया गया था, तो किसने कहा था? किसके शासनकाल में पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी? तो मिंटो के। देखिए सांप्रदायिकता का जनक जो है यही मिंटो को ही कहा जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो यहूदी वायसराय जो था वो रीडिंग था। अगला क्वेश्चन, पिट्स इंडिया एक्ट देखेंगे तो ये पिट्स इंडिया एक्ट जो देखेंगे इनमें से कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? तो पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग के समय में, ड्राइवियन ऑफ द लैब्स जो है ये डलहौजी के समय, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कर्जन नहीं था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के समय में लीटन था। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ देखेंगे तो सम्मिलित नहीं है। ठगीत का दमन जो है वो किसने किया था? विलियम बैटिक, इल्बर्ट बिल, रिपन, रिंग्स फेस नीति, वारेन हेस्टिंग्स। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कर्जन नहीं होगा, अभी बताना मैंने, लीटन होगा। दिल्ली से स्थानांतरण किसने किया था? दिल्ली से, कलकत्ता से दिल्ली जो है राजधानी स्थानांतरित किसने किया था? तो वो तो किसका शासनकाल में हुआ था? हार्डिंग के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बंगाल विभाजन देखेंगे तो बंगाल विभाजन देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि चुक सिद्धांत या हड़प नीति देखेंगे तो हड़प नीति किसने लाया था? तो ये तो डलहौजी लाया था। बंगाल विभाजन कर्जन किया था। और द्वैध शासन देखेंगे तो द्वैध शासन यानी कि द्वैध शासन देखेंगे तो किसने लाया था? तो बैटिक लाया था। द्वैध शासन कौन लाया था? तो याद रखिएगा द्वैध शासन जो लाने वाला था वो था क्लाइव था। द्वैध शासन जो है दोहरा शासन रॉबर्ट क्लाइव था। और सामाजिक सुधार जो देखेंगे तो वो कौन हो जाएगा? तो बैटिक हो जाएगा, है ना? कौन सा हो जाएगा? नहीं सॉरी, सामाजिक सुधार जो करने वाला था वो कौन था? वो क्लाइव हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव। और
ऑप्शन नंबर आपका सी जो हो जाएगा इसमें, यहाँ जी ऑप्शन नंबर जो है आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसको फिर ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए चूक यानी कि हड़प नीति जो था डलहौजी लाया था, ठीक है। बंगाल विभाजन करने के समय भी, ठीक है। दोहरा शासन क्लाइव लाया था, और सुधार जो है विलियम बैटिक लाया था, तो भी ना वो सती प्रथा सुधार अधिनियम वगैरह लाया था 1829 में। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से देखना है, तो सूची 1 और सूची 2, ये सूची 1 और सूची 2 देखेंगे तो ये जो है बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन। अब ये बहुत ही बड़ा हो जाएगा, इसको ऑप्शन देखिएगा आप लोग इसको, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं स्किप करता हूँ, है ना। आ गया जी अगला क्वेश्चन, यहाँ देख लेते हैं। 1833 ईस्वी में जो एक्ट आया था वो तो डलहौजी की नियुक्ति, 1858 ईस्वी में मिंटो नियुक्ति हुआ, 1935 ईस्वी में वेवेल की नियुक्ति हुई थी। अगला जी ये इसमें कह रहा है कि कौन अंग्रेजों द्वारा विलय किया गया था, कब किया गया था। सतारा संबलपुर, इसमें अवध तो आप लोगों को कम से कम पता है 1856 में हुआ था, अवध 1856 में हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले सतारा हुआ था, सबसे पहले कौन हुआ था, सतारा। तो सबसे पहला जो डेट इसमें दिखेगा 1848, वो हो जाएगा सतारा, ठीक है। और अवध जो है 1856, अब इसी से मिला लीजिए। बी का 1 जो है, बी का 1 देखिए किस में, बी का 1 ये तीनों में है बी का 1। और सी का 4 है, तो सी का 4 किस में, तो सी का 4 जो है इसमें और इसमें। इसका मतलब जो है आपका जो है ये ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सी का जो देखेंगे, सी का कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो सी का जो है 3 दिया हुआ है, 1854 जो दिया हुआ है 1854। क्यों अवध का तो मिलान, अवध तो 1856 में हुआ ना, तो सी किधर गया, मुझे देखने में गड़बड़ हो रहा है क्या। 1856 तो सी का क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। सी का 4 किस में दिख रहा है, सी का 4 इस सब में तीनों में दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी, ठीक है, ये सी का 4 आ जाएगा। और संबलपुर देखेंगे तो किस में हो जाएगा, इसको देख लीजिएगा। संबलपुर 1849 ईस्वी में सबसे पहले सतारा बता ही दिया, और उसके बाद से अवध बता दिया। सतारा के बाद संबलपुर था, तो 4849 ये हो जाएगा। अवध जो है 56 में, और झांसी जो है उससे पहले 54 में हुआ था, ये मिला लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन किससे मैच कर रहा है। अगला देखेंगे तो कह रहा है कि निम्नलिखित काल क्रम के अनुसार सजाइए। तो सिक्किम का विलय, झांसी का विलय, पंजाब का विलय, बर्मा। झांसी का विलय तभी देखा 1854 ईस्वी में, सिक्किम का विलय देखें उसके बाद से। तो सिक्किम का विलय जो है 1850 में, 54 में झांसी हुआ था, पंजाब 49 में हुआ था, और बर्मा 53 में हुआ था। इस हिसाब से इसको सजा लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर खान बहादुर उपाधि प्रदान करना और प्रारंभ किया था। तो किसके शासनकाल में, तो इसमें देखेंगे तो ये हो जाएगा 1857 के विद्रोह के समय में अंग्रेजी सहायता करने वाले जो देसी रियासत थे या जमींदार थे, अपना विश्वास पात्र बनाने के लिए उपाधियों का मतलब देना शुरू किए थे, ठीक है। तो ये 59 से 60 के बीच में उपाधियों को देने जाने का साक्ष्य वगैरह मिलता है, ठीक है। अगला जी इसमें ऑप्शन नंबर ई है, यानी कि ये किसी के शासनकाल में नहीं, एक्चुअली में जो हो रहा था सभी अंग्रेजों के शासनकाल में ये सब काल चल रहा था। अगला जी अगला टॉपिक देखेंगे, अगला टॉपिक दिया यहाँ दिया ब्रिटिश शासन के भारतीय अर्थव्यवस्था। उसके बाद से बहुत सारे टॉपिक है, तो यहाँ पर इसको हम स्टॉप करते हैं, क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगा तो ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये जो सेशन चल रहा है, इस सेशन को कंटिन्यू चलाया जाए कि नहीं चलाया जाए। आप कमेंट करके बता सकते हैं, है ना। कमेंट कीजिएगा, कहिएगा तो इस सेशन को कंटिन्यू चलाऊंगा, और 2 से 3 दिन में पूरी मॉडर्न हिस्ट्री जितनी भी है वो सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ पर आप लोग को रिवीजन करा दूंगा बेहतर तरीक़ा से। और इससे पहले मैंने थ्योरी क्लास पढ़ा चुका हूँ, तो उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो आप लोग को बेहतर लग रहा होगा। और नाइट में एक वीडियो लेके आ रहा हूँ कि 10 दिन में जो है 10 डेज में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये आखिरी 10 दिन जो है किस पे फोकस होना चाहिए, ये 10 दिन में जो है क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसकी मैं विशेष बात करने वाला हूँ। आप सभी को वीडियो जरूर देखिएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक आप वीडियो देखे होंगे, तो वीडियो को लाइक करके और हमारे साथ जुड़े रहिएगा, है ना। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास कोशिश कीजिएगा शेयर करने के लिए। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो भाई जाहिर सी बात है कि ज़्यादा बच्चों को भी पसंद आएगा। अगर किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम में इसमें क्या इंप्रूवमेंट किया जाए। आपकी राय की, आपकी सजेशन का इंतजार रहेगा। फिर किसी दूसरे क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।